हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ डिमांड है। अभी तक डिमांड के हमने कर्व के बारे में देखा और डिमांड से रिलेटेड नॉर्मल बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना टाइप ऑफ डिमांड जो आपकी ओटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्राइस डिमांड। इफ़ द डिमांड क्वांटिटी, दिस इज़ द डिमांड क्वांटिटी इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पास सारी ना बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि डिमांड से रिलेटेड है। अगर मैंने प्राइस को चेंज किया तो डिमांड कैसे चेंज होगा, तो वो प्राइस डिमांड आ गया। अगर इनकम जो पर्सन की है वो चेंज होती है तो डिमांड कैसे चेंज होगा, तो वो इनकम डिमांड होगी। तो दैट मीन्स मेन जो अपना कोर फोकस है ना वो अपना किस पे है, डिमांड पे ही कोर अपना फोकस्ड है। तो मेनली बस हम यहाँ पास देख रहे हैं कि प्राइस चेंज होने के साथ कैसे डिमांड चेंज हो रही है, इनकम चेंज होने के साथ कैसे डिमांड चेंज हो रही है। अब क्रॉस डिमांड ये अपना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लो एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर चाय की जो है ना प्राइस बढ़ गई है तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब अल्टरनेटिव जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि क्या मैं कॉफ़ी यूज़ कर सकती हूँ, तो उसकी डिमांड कैसे चेंज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। इफ़ द प्राइस ऑफ द वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज, हाउ इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट। जैसे कि टी की प्राइस अगर बढ़ गई तो कॉफ़ी की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? लोग सोच रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सस्ता मिल रहा है ना, तो अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं। तो ये है क्रॉस डिमांड। अब नेक्स्ट चीज़ होती है अपनी ज्वाइंट डिमांड। ये वाला आप टर्म थोड़ा देख लीजिए ना, इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ एन क्रॉस डिमांड यूजली इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल सी चीज़ ही है। अब ज्वाइंट डिमांड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो साथ में चलती, जैसे कि पेन और इंक। तो एक चीज़ का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिमांड। सर्टेन गुड आर to be used together to satisfy a specific bond. This is an complementary relationship between the, जो दो चीज़ें हैं ना वो साथ में जुड़ी हुई हैं। तो एक की अगर कह सकते हो आप प्राइस में चेंज हुआ तो उसकी डिमांड चेंज हुई तो दूसरे की भी तो डिमांड चेंज होगी ना। पेन की ही डिमांड चेंज होगी तो इंक की भी डिमांड चेंज होगी। तो वो क्या है, ज्वाइंट, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट है अपना क्या, कंपोजिट डिमांड। व्हेन द सेम प्रोडक्ट और द कमोडिटी इज यूज्ड फॉर द मल्टीपल पर्पस। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना तो वो तो घर में भी यूज़ हो रही, फैक्ट्री में भी यूज़ हो रही, तो सेम चीज़ ना अलग अलग जगह पे यूज़ हो रही, उसकी अलग अलग डिमांड है। तो दैट इज़ एन कंपोजिट डिमांड। ये नॉर्मल चीज़ें एज सच उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आगे मैं आपको बताती हूँ क्या है। डायरेक्ट डिमांड व्हेन द प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली कंज्यूम टू, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ओटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है, डिराइव डिमांड इंपॉर्टेंट है। ये ओटी के लिए आपको टर्म दे देगा कि ऐसी कौन सी डिमांड है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम्ड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक। ये नॉर्मल आपको ना लाइन दे देगा, वहाँ पर समझ में ही नहीं आता। तो ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। सिंपल सी चीज़ है कि डायरेक्टली हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे दूध को हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, चावल को हमने डायरेक्टली यूज़ किया, तो वो क्या है, डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, ये वाली क्या थी, डायरेक्ट डिमांड थी। नेक्स्ट क्या है, डिराइव्ड वाली डिमांड है। मतलब कोई चीज़ ऐसी है ना जिसको हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं और उसको हम यूज़ करके कोई दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट और द डिराइव्ड डिमांड। व्हेन द प्रोडक्ट इज़ यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अनदर गुड। अब जैसे कि मैंने ट्रैक्टर को लिया एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कोई भी चीज़ मैंने मशीनरीज़ का यूज़ किया, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ का यूज़ करके हम दूसरी चीज़ को बना रहे हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ एन डिराइव्ड डिमांड। दूसरे गुड को जो बनाने के लिए यूज़ होती है, तो दैट इज़ एन कम अंडर द डिराइव्ड डिमांड में आता है। अब नेक्स्ट है अपना इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। अब यहाँ पास से बहुत ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है। ओटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है। तो यहाँ से क्या अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी दैट मीन्स किसी चीज़ में क्या चेंज होना, कोई चीज़ कितनी चेंज हो सकती है, आप इलास्टिक टर्म से समझ सकते हो। तो हम यहाँ बात क्या देखते हैं कि अगर प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया, जैसे 10% का चेंज अगर प्राइस में आया तो कितने परसेंट का चेंज आपके डिमांड में आएगा। तो ये क्या होती है, ये अपनी बताती इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। दैट इज़ एन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज की बात कर रही है यहाँ पास कि कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा, तो उस प्राइस में चेंज होने से कितना परसेंटेज चेंज जो है वो डिमांड में होगा। अब डिमांड के जितने मैंने टाइप पढ़े, अब यहाँ से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखेंगे ना,
तो जो फोकस टर्म पे हम कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का देखिए इलास्टिसिटी, तो किसकी इलास्टिसिटी? डिमांड की इलास्टिसिटी, प्राइस की इलास्टिसिटी नहीं, डिमांड की इलास्टिसिटी। दैट मीन्स जो अपना कोर फोकस है वो हम डिमांड पे कर रहे हैं। तो जो पहला होता है ना, सिंपल देखिए, इट इज़ अ मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस, वही जो मैंने आपको बताया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप, अब इलास्टिसिटी, कोई चीज़ कितनी चेंज हो सकती है ना, उसमें भी तो डिफरेंट डिफरेंट, कि कोई चीज़ बिल्कुल नहीं चेंज होती, कोई चीज़ बहुत आसानी से चेंज हो जाती है, बहुत इलास्टिक होती, कोई चीज़ नहीं होती इलास्टिक। तो इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट अपने टाइप ऑफ डिमांड्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, सारे ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी की वैल्यू क्या है? 1 से, हम 1 को अपना मेन बना के चल रहे हैं, ठीक। तो 1 का मतलब होता है कि जितने परसेंटेज चेंज, अगर 10% का चेंज प्राइस में आया ना, तो 10% का ही चेंज डिमांड में आया। तो 1 को हम क्या बना के चल रहे हैं? मेन अपना पॉइंट बना के चल रहे हैं। तो 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। क्या इलास्टिक है? डिमांड इलास्टिक है। तो दैट मीन्स प्राइस में भले थोड़ा सा ही चेंज आएगा, जैसे कि 10% से प्राइस कम हो गई, लेकिन डिमांड क्या होगी? 25% से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। दैट मीन्स प्राइस में थोड़ा भी चेंज होने से ना डिमांड ईजिली चेंज हो रहा है और ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो ऐसे डिमांड को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक। जैसे कि लग्जरी आइटम्स का एग्जाम्पल नहीं आता, पर आपको ईडी की वैल्यू याद रखनी है और टाइप्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है इन इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पास हम क्या बोल रहे हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोल रहे हैं, इन इलास्टिक डिमांड बोल रहे हैं, ठीक। तो ईडी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पास 1 से कम आ रही है, लेकिन क्या है, अभी आप आगे जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको और समझ, अब नॉर्मल सुनते रहिएगा। ईडी की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। दैट मीन्स अगर प्राइस में 20% का भी चेंज हुआ, लेकिन डिमांड ठीक है, 5% से ही चेंज हो रही, चाहे बढ़े चाहे घटे। जैसे प्राइस अगर ना 20% से बढ़ गई है, तो डिमांड क्या हुई? 5% से ही कम हुई, मतलब उतना ज़्यादा चेंज नहीं हो, छोटा सा चेंज हो रहा है। प्राइस में बड़ी चेंज होने के साथ डिमांड में छोटा सा चेंज हो रहा है। अब इसके आगे मैं जो एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आप ये वाली चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पास से आती ईडी की वैल्यू 1 का होना, दैट मीन्स यूनिट वाली इलास्टिक डिमांड का होना। यहाँ पास क्या है कि अगर प्राइस ना अपना 10% से बढ़ रहा है, तो डिमांड 10% से घट रहा है, दोनों के बीच में क्या है? बैलेंस चल रहा है, ठीक। अब मैंने क्या बोला था आपको कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है और ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पास से ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आप एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, नहीं समझ में आता तो बताइएगा, तो मैं शॉर्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पास क्या देख रहे हैं हम? परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि कुछ भी हो प्राइस, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, डिमांड तो चेंज होगी, इतनी ज़्यादा इलास्टिक है वो कि वो तो चेंज होती रही। अब तुम प्राइस चेंज करो ना करो, कुछ भी करो। तो मैंने यहाँ पास क्या रखा? प्राइस को कांस्टेंट रखा, मैंने प्राइस को नहीं चेंज किया। लेकिन क्या है, डिमांड ऐसी है कि डिमांड तो बदलती ही जा रही, बढ़ रही घट रही कुछ भी हो रहा, बट प्राइस के अकॉर्डिंग वो, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, डिमांड चेंज होगी। तो ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं कि वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। तो यहाँ पास ईडी की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। दैट मीन्स उसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पास ग्राफ कैसा आएगा? अपना हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएगा, याद रखना ग्राफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पास क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, दैट मीन्स ईडी की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पास ईडी की वैल्यू 0 नहीं थी, 1 से कम थी, बट 0 नहीं थी। अब इसीलिए मैंने बोला था ना कि परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। यहाँ पास क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट मीन्स ईडी की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पास क्या है ना कि परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं चेंज होगा। इतना वो है ना, कह सकते हो रजिस्टेंस होकर रहा कि डिमांड तो चेंज होगा ही नहीं। तुम प्राइस बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो, डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड नहीं चेंज हो रही। दैट मीन्स ऐसी डिमांड कैसी है? परफेक्टली इन इलास्टिक है, जिसकी ईडी की वैल्यू 0 है। तो जब डिमांड चेंज ही नहीं हो रही, प्राइस को तुम चेंज कर रहे हो, एक जगह पे फिक्स है, तो ऐसे में ग्राफ कैसा बनेगा? वर्टिकल लाइन वाला बनेगा। अब यहाँ पास से नेक्स्ट चीज़ जो अपनी और इम्पॉर्टेंट वाली आती है, जो शॉर्ट में आने के चांसेस है, कि ये जो मैंने कहा ना इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, दैट मीन्स डिमांड कैसे चेंज हो रहा है, उसको भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे ना जो अफेक्ट करते होंगे। तो दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना, अब जैसे जो अपने कह सकते हो एसेंशियल गुड्स होते हैं, ठीक है, वो उतना ज़्यादा ऐसे ज़रूरी हैं, तो उतना ज़्यादा तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी डिमांड ही ख़त्म हो जाएंगी, तो वो भी तो चीज़ अफेक्ट कर रही ना।
कुछ लग्जरी गुड वो भी है, वो भी चीज़ अफेक्ट करी। तो आप इसमें ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इजी पड़ेगा समझना। नेचर ऑफ द कमोडिटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे लिए देखो बेसिक है, तो कुछ भी हो जाए ना, चाहे प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा भी हो जाती ना, बट हम उनको छोड़ तो नहीं सकते ना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पेट्रोल नहीं छोड़ सकते हम, और गैस जो है वो तो हमें बेसिक चाहिए। वाटर की प्राइस कल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं कि हम पानी पीना छोड़ देंगे, तो दैट मीन्स कुछ एसेंशियल चीज़ें तो उनको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट, अब यहाँ पास के मतलब क्या है कि अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है ना किसी भी चीज़ के, तो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड जो होती है वो ज़्यादा रहती। मतलब लोगों के अंदर क्या है कि अरे यार ये चीज़ तो महंगी हो गई, अब मान लो जैसे कि पार्ले जी जो है वो महंगी हो गई, उसकी जगह पे वो जो टाइगर बिस्किट उस टाइम पर आया करती थी उसकी प्राइस कम है, तो लोगों को लगेगा अरे ठीक है एक ही जैसा तो टेस्ट है, चलो इसको ले लेते हैं। तो दैट मीन्स पार्ले जी का क्या है यहाँ पास सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है, ठीक है चलो दूसरे को ले लेते। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में सब्सटीट्यूट होंगे ना, तो डिमांड उतना ज़्यादा चेंज होने की अपने अंदर पॉसिबिलिटी रखेगी, वो इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक, अब फैक्टर अफेक्टिंग और भी आगे हम देखें तो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट मैंने वही बता दिया आपको कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे डिमांड उतनी ज़्यादा चेंज होगी। अब क्या है पोर्शन ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम, अब हाई परसेंटेज ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द गुड मेक इट्स डिमांड। अब एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी ना कि मेरे अंदर क्या होगा कि यार मैं इनकम मान लो मेरी 20,000 ही है, अब मैं किसी चीज़ पे ना 1,000 का ये प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या फिर दे रही हूँ और एक 5 यही प्रोडक्ट अगर 500 का हो गया, तो मुझे लगेगा नहीं यार कि चलो 500 का वो हो गया है प्रोडक्ट, तो मेरे पास जो अपनी इनकम है ना वो ज़्यादा बच रही है, तो मेरे अंदर फीलिंग क्या होगी इस चीज़ के लिए जो डिमांड होगी ना वो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। हाई कॉस्ट रिलेटिव टू द टोटल बजट इंक्रीज द कंज्यूमर रिस्पॉन्स, नॉर्मल सी चीज़ है टाइम पीरियड के साथ। अब क्या होता है एक और चीज़ है ना, धीरे धीरे क्या होती समय के साथ ना लोगों की डिमांड किसी भी चीज़ को लेके चेंज होती रहती है, तो लॉन्ग टर्म में जो डिमांड होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, जैसे लोगों की ना हैबिट चेंज हुई, खाने पीने का स्टाइल चेंज हो, तो किसी भी चीज़ की ना डिमांड कम या ज़्यादा होती रहती है, तो डिमांड उस केस में ज़्यादा इलास्टिक होती है। न्यू परचेजर पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पास क्या चीज़ है अलाज, आप मान लो कोई चीज़ है ना तो ऐसी जगह पे सेल कर रहे हो जहाँ पास उस चीज़ के लेने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक, तो उस हिसाब से भी तो डिमांड उस चीज़ की चेंज होगी। अब आके ऐसी जगह पे ले जाके कोई चीज़ सेल कर रहे हो जहाँ लोग ही नहीं है, उसको पोटेंशियल कह सकते हो आप, कंज्यूमर्स ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो लार्जर पोटेंशियल यूज़र बेस इंक्रीज द टोटल डिमांड रिस्पॉन्स, मतलब उस चीज़ को अगर लेने वाले जो है ना तो लोग ज़्यादा हैं, आप ऐसी जगह पे बेच रहे हो जहाँ ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिमांड होगी। अब ऐसी जगह पे बेच रहे हो जहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर, उससे तो आपकी डिमांड उस चीज़ की कम ही रहेगी। मार्केट की कंडीशन क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ आप खोल के रखे हो, जहाँ आप मार्केट अपना चला रहे हो वहाँ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, या तो कुछ कुछ तो दिक्कतें हैं, मतलब वहाँ कह सकते हो आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उतनी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो वहाँ पास तो डिमांड उस चीज़ पे डिपेंड करेगी ना, डिमांड कम हो जाएगी उस चीज़ की, भले आप कितना ही अच्छा कुछ भी देते हो। तो ये क्या होगा मार्केट की कंडीशन। अब इसी हो गया वीडियो में हम देख लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ना आपके शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ना लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं, उल्टा सा लगता है। अब मैं बताती हूँ क्यों ऐसा। when the other factor remain constant, इस चीज़ को आप याद रखना, an increase in the price lead to the increase in the supply। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने खेत में अपने प्याज उगाए, ठीक, अभी प्याज जो है मार्केट में वो कितने रुपए मिल रही है, एग्जाम्पल के लिए 5 रुपये पे जा रही है, तो यार मुझे लगेगा ना कि थोड़े टाइम के लिए मैं होल्ड कर लेती हूँ, जब इस चीज़ की प्राइस बढ़ के कितनी हो जाएगी, मान लेते 30 रुपीज़ हो गई, 5 रुपीज़ थी, अब इसकी कितनी हो गई 30 रुपीज़ हो गई, तो मुझे लगेगा ना कि यार अब प्राइस तो बढ़ गई, तो मेरी चाहत क्या होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके जल्दी से अपनी जितनी भी प्याज थी उसको मैं निकाल दूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको स्टार्टिंग में होल्ड करके रखूँगी ना, दैट मीन्स मैंने सप्लाई नहीं करी है जब उसकी प्राइस कम थी, अब प्राइस बढ़ गई है तो मैंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी कि हाँ यार प्रॉफिट हो रहा है, अब चलो मैं इसकी सप्लाई बढ़ा देती हूँ। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हो, बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है और बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल, आप कभी सोचोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, ये डायरेक्ट रिलेशन, थोड़ा उल्टा अपने को लगेगा बट आप ये
प्याज वाला एग्जांपल याद रखोगे ना तो बहुत इजी होगा कि मैंने अपने खेत में ना प्याज उगाई है, तो मैं क्या चाहूँगी कि जब ये थोड़ी महंगी हो जाए, 30 रुपये तक पहुँच जाए, तब मैं इसको जाके मार्केट पे वो करूँ ना, उतारूँ, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दैट मीन्स जब प्राइस बढ़ गई, जब इसकी क्या थी प्राइस बढ़ गई, तो मैंने क्या कही, सप्लाई भी अपनी बढ़ा दी चीज़ों की। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सप्लाई, कि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।